हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं जिसको हम लोग वेलनेस एजुकेशन इनिशिएटिव के नाम से लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। और ये इनिशिएटिव के अंदर हम लोग बहुत ही करंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि वेलनेस से एसोसिएटेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा किया करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो ब्लैक फंगस के ऊपर है। और ये यूजुअल जो है वो टॉपिक नहीं रहेगा। यूजुअल जो इन्फॉर्मेशन है आज वो नहीं रहेगी, बल्कि हम लोग बात करेंगे उसके बिल्कुल एकदम नई लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे इस टाइम पे रिसर्च हो रही है, जिसके बारे में जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है या जो चैनल्स वगैरह हैं उनके ऊपर बात नहीं हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए ये समझना और जानना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा सेशन आप मेरे साथ बने रहे। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज जो है वो शेयर करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मेरी करीब पिछले 2 से ज़्यादा हफ्तों की जो रिसर्च है वो उसका ये नतीजा है। तो ये वेलनेस एजुकेशन इनिशिएटिव, इसके अंदर जो भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो सिर्फ फैमिलीज के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट रहेगी। और उनके लिए भी ये जो टॉपिक है जो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, उनको भी इससे जो है नई जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोमाइकोसिस भी बोला गया है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और इसके बारे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके बारे में सही जानकारी कहीं पे उपलब्ध नहीं है। जानकारी चाहे इसके बारे में हो कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे फैलती है, कैसे इसका प्रिवेंशन हो सकता है, इवन इसका रिवर्सल कैसे हो सकता है, इसके बारे में बहुत बहुत सारी जो जानकारी है वो अवेलेबल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिडन है और ये कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। तो इस चक्कर में जो है ये और बड़ी प्रॉब्लम की तरह हमारे सामने उभर कर आ रही है। तो आइए आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी अपनी जो फाइंडिंग्स है बाकी एक्सपर्ट्स को स्टडी करने के बाद, वो मैं आप सबके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना किसी इंडिविजुअल, ना कंपनी, ना किसी ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये सारी जानकारी मेरी अपनी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है और उसका मेरा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। ओके, इसमें जो मैं आपको जो भी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और इसके जितने भी जो रिलेटेड लिंक्स होंगे जहाँ से मैंने ये जानकारी ली है, या आप और जानकारी आगे ले सकते हैं, वो मैं लिंक्स आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगा। ये जानकारी किसी भी कोई ट्रीटमेंट या डिजीज के कंट्रोल के लिए जो है वो नहीं है। ये जानकारी है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो प्लीज आप जो भी जानकारी है उसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ले, और कोई भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आप सब लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं आप मेरे को जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अशोक गुप्ता है और मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और मेरे को करीब 4 साल का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन के ऊपर, और इसके साथ ही मैं सर्टिफाइड हूँ नेचुरल मेडिसिन के अंदर। इसके अलावा मेरा करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है एज ए रिसर्च एनालिस्ट इन दी आईटी फील्ड। और मैंने अलग अलग बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर इंडिया और इंडिया के बाहर जो है वो काम किया हुआ है। इसके अलावा मैं एक हेल्थ कोच की तरह भी काम कर रहा हूँ, और जिसमें मेरे को करीब 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने अलग अलग इंडिविजुअल्स को जो नेचुरल लाइफस्टाइल्स होती हैं, जो डाइट होती हैं, उसके ऊपर मैंने उनको सजेशंस, रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस दिए। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये फंगस है क्या चीज। देखिए, फंगस एक ब्रॉड टर्म की अगर हम लोग बात करें, तो उसकी जो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसको हिंदी में जिसे फफूंद बोलते हैं, ये एक तरह का जीव है जो कि जिसका भोजन होता है कोई भी ऐसी गली सड़ी चीज, और ये कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गई, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया, मिट्टी हो गई, तो ये उन चीजों के अंदर जो है ये पनपती है। और इसको सही इन्वायरमेंट चाहिए तभी ये पनप पाती है, जिसके अंदर आपका ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो गया, थोड़ा सा वार्म गर्म इन्वायरमेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो उसके अंदर ये जो है ये पनपती है। और ये फंगस जब से शायद मानव जीवन है तब से ये फंगस हमारे आसपास है। बहुत तरह की, कई हजार लाखों तरह की फंगस अलग अलग तरह की ये
होती है, हमारे चारों तरफ रहती है फंगस। हम लोग घरों में भी देखते हैं अक्सर, दीवारों में भी फंगस हो जाती है खाने पीने की चीजों के अलावा। तो फंगस जो है हमारे चारों तरफ है, ये हमारे जीवन के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। स्पेसिफिकली अगर अगर हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें, सरप्राइजिंगली जब मैंने इसकी डेफिनेशन को चेक करना शुरू किया तो सीडीसी, जो कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो यूएस की जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो पेज पर मुझे जानकारी मिली वो ये थी कि म्यूकोरमाइकोसिस को जो है पहले जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि इसका नाम क्यों बदला गया। मैं इस चीज की जानकारी निकालना चाह रहा था, लेकिन ये मुझे क्लियर कट जानकारी, प्रूवन जानकारी कहीं से नहीं मिली कि इसका नाम बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी और कब ये नाम बदला गया। लेकिन उनकी वेबसाइट पर क्लियरली लिखा गया है कि पहले इसको जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था, अब इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोला जाता है। बट ये दोनों चीजें सेम ही है। ये एक तरह का रेयर इन्फेक्शन है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो फंगस इसके पीछे जो 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 काम करती है वो रेयर नहीं है। फंगस वो कॉमन फंगस की तरह ही हमारे चारों तरफ जो है वो मौजूद है। इसके बारे में हम आगे और जानकारी लेंगे। लेकिन एक चीज जो समझने की बात है, ये फंगस की भी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो म्यूकोरमाइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस बोला गया है, इनफैक्ट उसके भी 2 वेरिएंट आए हुए हैं, व्हाइट फंगस और येलो फंगस की भी अभी तो बात हो रही है। ये कॉमन फंगस की तरह ही काम करती है। ये भी जो वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो सड़ा हुआ डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया ब्रेड है, थोड़ी देर अगर आप ब्रेड को रख दें, खुले में रख दें 24 घंटे 48 घंटे के लिए, तो उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक और व्हाइट से जो पैचेस पड़ जाते हैं, जो फंगस जो लगती है, वो माइक्रोम्यूकोसिस फंगस ही है, बाय द वे, सॉरी म्यूकोरमाइकोसिस फंगस ही है, वो ब्लैक फंगस जिसको हम लोग बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम छिलके वगैरह अगर काट के रख दें, जैसे हम लोग घर पे खाद वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर भी जो फंगस जो बननी शुरू हो जाती है व्हाइट व्हाइट कलर की, वो यही म्यूकोरमाइकोसिस फंगस है। तो ये हमारे चारों तरफ मौजूद है। ये फैलती कैसे है? अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, हम लोग इंसानों में ये फंगस कैसे फैलती है, और अब हम लोग सिर्फ मेनली जो है म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं। तो ये फैलती कैसे है? 2 ही तरीके से ये ह्यूमंस के अंदर फैलती है। पहला जो तरीका है वो ये है कि हम इनहेल करते हैं इसको। जैसे कि सपोज ब्रेड पे लगी हुई है, हमारे हाथों पे लग गई और हमने उस चीज को इनहेल कर लिया, या मास्क के ऊपर वो जमा हो गई फंगस और हमने उसको इनहेल कर लिया, या दीवारों पे लगी हुई है या गमलों के अंदर है। तो एक जो तरीका है वो ये है कि वो हम इनहेल करते हैं, नाक के थ्रू जाती है, साइनसेस के अंदर इकट्ठी हो सकती है, उसके आसपास जो ये जम सकती है, हमारे श्वसन नली के अंदर ये जम सकती है, और हमारे लंग्स के अंदर ये उसके बाद इवेंचुअली इन्फेक्ट कर सकती है। तो एक तो तरीका ये है इनहेल करना, और उस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर जाती है। दूसरा तरीका है, अगर दूसरा जो इसका जो रास्ता है वो है कि अगर हमारे वुंड्स हो, ओपन वुंड्स यानी कट लग गया बॉडी के ऊपर, वहां पर अगर वो फंगस हम कांटेक्ट में आ जाती है, तो वो ब्लड के स्किन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकती है। तो ये 2 तरीके से ये फंगस हमारे शरीर के अंदर जाती है। एक चीज सरप्राइजिंगली जो मुझे पता चली इसके बारे में वो ये कि कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस नहीं है इसका मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। मतलब अगर मेरे अंदर अगर ये है, तो मेरे अंदर से ये दूसरे को नहीं फैलेगी, अनलेस कि जो उसका पार्टिकल है, वो पार्टिकल इटसेल्फ वो जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाए, क्योंकि ये शरीर के अंदर है हमारे, तो इस तरह से नहीं फैलती। ऐसा नहीं है कि वो मेरी स्किन के ऊपर या बाहर फंगस होगी, अंदर होती है, इसीलिए कंटेजियस नहीं है शायद। तो ये जो है ये अच्छी बात है इसके बारे में, लेकिन हाँ ये डेडली हो सकती है। और ये जो इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं मेडिकल लेवल पे, या अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल है, तो नीचे मैंने जो 2 सोर्सेज दिए हुए हैं वहां पर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। पर ब्रॉड लेवल पे जो वो इसी 2 तरीके से ये हमारे शरीर में एंटर करती है। अब एक चीज समझने की बात है, अगर ये हमारे चारों तरफ ये रहती है ऑलरेडी, तो अभी क्यों इतना ज्यादा फैल रही है? पहले ये 6 महीने या 9 महीने पहले अगर हम लोग जाएं, इस साल के शुरुआत की भी अगर हम लोग बात करें, या फर्स्ट वेव की भी बात करें, तो ये ब्लैक फंगस के बारे में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता था। जो डॉक्टर मनोज मित्तल जी हैं, जिनके साथ हम अक्सर सेशंस करते हैं हमारे चैनल पर, उनसे भी जब मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि ब्लैक फंगस के केसेस आते थे, रेयर केसेस आते थे, लेकिन बहुत बहुत कम थे। मतलब आते थे लेकिन बहुत कम आते थे। लेकिन अभी इतने ज्यादा केसेस क्यों आने लग गए? इसके पीछे जो मेरी रिसर्च बताती है वो ये है कि 3 मेन कारण है इसके पीछे। पहला कारण है वीक इम्यूनिटी। वो क्यों? वो ये कि एक तो अभी बहुत डर वाला माहौल बना हुआ है। डर ऐसा है, डर एक ऐसी चीज है कि वो हमारे डायरेक्ट जो बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर, हमारी मनोस्थिति के ऊपर बहुत
बहुत बुरे तरीके से, नेगेटिव तरीके से ये असर करती है और उसका डायरेक्ट असर हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर होता है। तो एक जो ये डर वाली जो स्थिति चारों तरफ बनी हुई है, ये भी इसके पीछे कारण है। उसके अलावा हमारा खाना-पीना, हमारी लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी हो चुकी है, उसके ऊपर अगर हमें कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी अगर स्थिति है, कोई और भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो काफ़ी लंबे से समय से हमारे शरीर के अंदर है, वो भी हमारी इम्यूनिटी को वीक कर सकती है। इसके अलावा जिस तरह का ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स वगैरह हम लोग ले रहे हैं, वो भी जो है वीकेंड इम्यूनिटी का कारण हो सकती है। तो ओवरऑल वीक इम्यूनिटी कोई एक लीडिंग फैक्टर नहीं होता, कई अक्सर इसके पीछे 2 या 3 कारण होते हैं इम्यूनिटी को वीक जो इम्यूनिटी को वीक करते हैं। तो लेकिन ओवरऑल वीक इम्यूनिटी जो है वो सबसे लीडिंग कारण है इस चीज का। दूसरा, ओवर एक्सपोजर टू फंगस। अभी जैसे मैंने बताया, ये फंगस चारों तरफ हमारे रहती है, तो एक्सपोजर तो पहले भी था, लेकिन अभी ओवर एक्सपोजर हो गया है। एक्सपोजर की बात नहीं हो रही, ओवर एक्सपोजर हो गया। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे कि ज्यादातर लोग, खासकर जैसे क्या है कि हम लोग घर में रह रहे हैं, तो किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादातर ये जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो किन में हो रहे हैं? वो उन लोगों में हो रहे हैं जो कि अलग अलग तरह की मेडिसिन ले रहे थे अभी रिसेंटली। उन लोगों में हो रहे हैं जिनको कि पहले से भी कोई जो जो अनमैनेज्ड या अनकंट्रोल्ड जो डायबिटीज की प्रॉब्लम थी या हार्ट प्रॉब्लम थी, या जैसे वीकेंड इम्यूनिटी की हमने बात की, कोई इस तरह की लंबी बीमारी कोई उन लोगों को चल रही थी। और तीसरा जो है वो ये कि वो लोग लेट्स से अगर कोविड का अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो गलत दवाइयां उनको दे दी जा रही हैं। गलत का मतलब ये नहीं है कि जो ट्रीटमेंट है वो गलत है, बट गलत दवाइयां का मतलब है कि ओवरडोजेस जो मेडिसिन की हो रही है वो भी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट कर रही है और उसके कारण भी ये हो रहा है। और तीसरा जो है वो ये कि जैसे अभी अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रीदिंग के इश्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आ रहे हैं, या हम लोग घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेके आ रहे हैं, ये हॉस्पिटल में अंदर जो है वो ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, हम लोग मास्क लगा रहे हैं। मास्क तो, लेकिन ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे इस नेजल पैसेज की को कांटेक्ट करते हैं, राइट? क्योंकि जैसा आप हमने पिछली स्लाइड में देखा, सबसे जो वन ऑफ द टू रीजंस इज कि वो नेजल पैसेज से जो है वो तरीका जो है वो पेन जो हमारे हमारे इनहेलेशन से जाती है। तो जो भी ये सारी जो इक्विपमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, उनको हम प्रॉपर क्लीन नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा जो है वो कारण है कि अभी जो स्पाइक हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें उनको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिकॉज ऑफ जो जो भी क्राउड है, जो रश है अभी हॉस्पिटल्स में बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी इतना अच्छी तरह से केयर नहीं कर पा रहे बिकॉज रश बहुत ज्यादा है। तो वो जो एक जनरल हाइजीन जो मेंटेन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा घर पर भी हम उसको बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हैं हाइजीन को। और इसके अलावा जो इसी से रिलेटेड पॉइंट है वो ये कि घर पे भी अभी तो हो गया है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि रेंट पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दे हैं, बट क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस उनको अच्छी तरह से जो क्लीन कर रही है, सैनिटाइज कर रही है, नहीं कर रही? हम घर पर भी कोई ऐसा इक्विपमेंट लेकर आते हैं रेंट पे या खरीद कर लेकर आते हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर का पूरा इक्विपमेंट या सेटअप लेकर आते हैं, क्या हम उसको डेली जो है वो क्लीन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये सारी चीजें इस टाइम पे लीड कंट्रीब्यूटर हैं जो कि हमें इस फंगस को ओवर एक्सपोज कर रही हैं, और हम सीधा नेजल पैसेज पे इसको लगा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस इनहेलेशन हो रहा है। तो अगर वहां पर फंगस अगर पैदा हो जाती है तो वो हमारे शरीर के अंदर जानी है, और एक बार अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है और हमारा शरीर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, तो ये डेडली हो सकता है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। तीसरा जो इसके अराउंड जो जो कारण है, जैसे मैंने बताया, वो ये कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस। गाइडलाइंस किस चीज के बारे में? एक तो जो जो मेडिसिन यूज हो रही हैं उसके बारे में एक प्रॉब्लम है कि कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। थोड़ी बहुत गाइडलाइंस है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली भी डायरेक्टली भी मेडिसिन को प्रोक्यूर करके अलग अलग तरह की मेडिसिन कह लें या स्टेरॉइड्स कह लें, उनको घर पे ही इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो अब्यूज ऑफ मेडिसिन एक तो जो है इसके पीछे कारण है बहुत ज्यादा। उसके अराउंड थोड़ी और क्लियर और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए। दूसरा कि जो इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं। आप जाइए, आपको बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो पूरी गाइडलाइंस जो आती हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? हम लोग फॉलो नहीं करते। उसके अराउंड जो गाइडलाइंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और वो बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो इक्विपमेंट है हमारे लिए। इक्विपमेंट जान बचाने के लिए शायद जरूरी है, लेकिन इसके भी ज्यादा जरूरी है कि उसको अच्छी तरह से क्लीन रखना, हाइजीन रखना। और
और फिर उसको इस्तेमाल करना, लेकिन हम वो जो चीज़ है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये जो लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस है, जो कि घर पे जो लोग केयर कर रहे हैं पेशेंट्स की, या जो हॉस्पिटल में केयर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस जो है ये, और लेट्स से इग्नोरेंस ऑफ द गाइडलाइंस, कुछ केसेस में गाइडलाइंस हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये 3 जो फैक्टर्स हैं कॉम्बिनेशन में, वीकेंड इम्यूनिटी, ओवर एक्सपोजर टू फंगस और लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस जो है, ये जो इसको इस टाइम पे जो स्पाइक हो रहा है वो उसका कारण। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ये प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। हम इस फंगस को मार नहीं सकते, ये फंगस हमारे चारों तरफ है। ये फंगस जैसे मैंने बताया, कोई खाने पीने की चीजें हैं जो कि वेस्ट मटेरियल है, वहां पर ये फंगस ग्रो कर रही है। अब आपने उसको उठाया, फेंका, तो आपके कांटेक्ट में ये चीज आ सकती है, स्किन के कांटेक्ट में ये चीज आ सकती है। प्रॉपर हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जैसे गमले वगैरह के अंदर भी ये फंगस पैदा हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल गिरता रहता है, पानी हम डालते हैं, तो एक अच्छा उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है उस फंगस को ग्रो करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे घर के आसपास ऐसे चीजें होती हैं जिसके अंदर ये फंगस ग्रो करती है। तो इससे बचना बचना मुश्किल है, कि ये नहीं है कि हम इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम जो ये हमारे शरीर के अंदर जाके करती है वो प्रिवेंटेबल है। 3 तरीके हैं उसके, जैसे हमने बताया 3 लीडिंग फैक्टर्स हैं, वैसे ही उन्हीं लाइंस पे 3 इसके तरीके हैं। पहला जो तरीका है इम्यूनिटी। हमें अपनी फिजिकल फिटनेस इस लेवल पे रखनी है कि कोई भी प्रॉब्लम, चाहे फिर वो ब्लैक फंगस हो या कुछ भी हो, कि वो हमारे शरीर को नुकसान ना करे, उतना डैमेज ना करे, और शरीर जो है उस चीज से निपट पाए अच्छी तरह से। तो उसके लिए लाइफस्टाइल, सही खाना पीना, योग प्राणायाम करना रेगुलरली और सनलाइट, ये 4 कंपोनेंट बहुत ज्यादा जरूरी है टू ओवरऑल इम्प्रूव आवर फिजिकल फिटनेस एंड इम्यूनिटी, सो दैट अगर ये हमारे हम इसके कांटेक्ट में आ भी जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये एंटर भी करती है, तो शरीर उसको अच्छे तरीके से फाइट कर सके, इससे पहले कि और ज्यादा डैमेज करे। इसके अलावा ये सारी जो कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, जो कि लाइफस्टाइल, सही खाना पीना, योग प्राणायाम और सनलाइट, ये हमारी जो बाकी जो सराउंडिंग जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे ये होता है, जैसे कि डायबिटीज है या और जो लाइफस्टाइल डिजीज है, तो उनको भी कंट्रोल करने में मदद करता है नेचुरली। तो जो है वो फिर उसको फंगस को आगे ग्रो करने के लिए वो इन्वायरमेंट भी बॉडी अंदर नहीं मिल पाता। तो इम्यूनिटी, ओवरऑल इम्यूनिटी, या हम इसको फिटनेस बोले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के इन्वायरमेंट में, आज के माहौल में। ये और ज्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है हाइजीन। जैसा मैंने बताया, अगर हम लोग घर पे कोई ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आ रहे हैं, या हम ह्यूमिडिफायर लेकर आ रहे हैं, या हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, तो उसको डेली कम से कम एक बार प्रॉपर क्लीन करना, सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, to avoid prevention, to prevent this particular problem. That's number 1. Number 2, मैं जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आई नो बिकॉज ऑफ हाई रश ये चीज़ें पॉसिबल अभी नहीं हो पा रही हैं। जनरली जो कि एक हाइजीन जिस लेवल का मेंटेन होता था वो शायद इस टाइम पॉसिबल नहीं है, पर ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज के तारीख में हम उन चीज़ों को जो है वो करें। ये हमारी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे होनी चाहिए कि जो पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हैं, उनके जो मास्क लगे हुए हैं, या जो कवरिंग्स लगी हुई हैं जिसके थ्रू वो इनहेल कर रहे हैं, या जो बेडशीट्स इवन जो हॉस्पिटल के अंदर है, वो हमारी रेगुलरली चेंज होनी चाहिए, और प्रॉपर जो है सैनिटाइजेशन और क्लीन होना चाहिए वो, ताकि ये स्प्रेड ना हो। थर्ड, फॉलो द लेटेस्ट साइंस। खासकर जो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं या उससे कोई वास्ता रखते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है लेटेस्ट रिसर्च को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि अभी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एक आई हुई हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि अलग अलग तरह की रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्टडीज चल रही हैं इस टाइम पे, जो कि फेज 1, फेज 2, इवन ऑलमोस्ट लाइक फेज 3 जो ट्रायल्स हैं वो उस स्टेज तक पहुंच चुकी हैं और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स रहे हैं। तो जो लेटेस्ट साइंस है उसको फॉलो करना आज के इस इन्वायरमेंट में, इस माहौल में बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी रहे। और ये जो आज का सेशन है, ये इसी में एक प्रयास है कि हम वो जानकारी आप लोगों तक लेकर आए। तो ये इस लेटेस्ट रिसर्च को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिचुएशन में। इसका रिवर्सल कैसे पॉसिबल है? इसका रिवर्सल ये है कि जो हमारे इस तरह के जो लेटेस्ट साइंस में जो लोग स्टडी कर रहे हैं, या जो डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो लेटेस्ट साइंस के साथ जुड़े हुए हैं,
उनके साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हमें प्रॉपरली गाइड कर सके। इसके अलावा एक जो चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की कि जो बहुत अच्छी तरीके से जो काम कर रही है और उसके पीछे प्रूवन साइंस है, वो है कि मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू जो है अ, वो एक तरह का सॉल्ट है। वो एक तरह का सॉल्ट है जो कि बहुत कई सालों से जो है वो कि जो एग्जिस्टेंस में है। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं और रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो कि ऑलमोस्ट फेज 2 ट्रायल के लेवल पर पहुंच चुके हैं। और ये बहुत पुराना जो है सॉल्ट है, ये जो कि हमारे नेचुरली अवेलेबल रहता है। नॉर्मल मैं ये टेबल या किचन सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिंथेटिक सॉल्ट मतलब केमिकल कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि करीब 1876 में पहली बार एक कंपनी BASF नाम से जो है उन्होंने सिंथेसाइज किया था इसको लैब के अंदर। और बहुत ही प्रॉमिसिंग है ये चीज, जो कि FDA अप्रूव्ड भी है बाय द वे। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन जो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी अप्रूव्ड है। नीचे जो मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं, अगर आप उन पर जाएंगे आपको इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी कि जो मैं क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इनकी बहुत ही पॉजिटिव और प्रूवन रिजल्ट्स हैं, जो कि कई 100 कई 1000 लोगों पर इन्होंने पिछले 2 साल में रफली करीब 2 सालों के अंदर ट्रायल्स किए हैं। और कुछ ट्रायल्स ऐसे हैं जो कि इस साल दिसंबर तक जो है वो फेज 3 ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है ये चीज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। लेकिन जहां तक मेथिलीन ब्लू की बात कर रहे हैं, मेथिलीन ब्लू जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कई सालों से एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा ये अप्रूव्ड जो है वो FDA अप्रूव्ड ड्रग की कैटेगरी में भी आता है और ये इजीली अवेलेबल भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये डायरेक्टली हमें इस्तेमाल नहीं करना है, किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही इस्तेमाल करना है। इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। ये जो लिस्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 3 एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एक्सपर्ट्स हैं, मुझे मालूम है। राजस्थान के अंदर कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, दिल्ली NCR के अंदर भी कई डॉक्टर्स हैं जो कि मेथिलीन ब्लू को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये वो हैं जो कि लीडिंग 3 डॉक्टर्स मुझे पता चला मेरी रिसर्च से, जो कि जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। अगर दीपक गोलवालकर जी की बात करें हम लोग, ये MD प्लूमोलॉजिस्ट हैं, भावनगर गुजरात से हैं। डॉक्टर जयदीप काकड़िया जी हैं, आई सर्जन हैं भावनगर से। डॉक्टर अनिल पटेल हैं जो कि MD चेस्ट फिजिशियन है सूरत से। तो ये डॉक्टर जो है इनको करीब 20 साल 30 साल 40 साल, दीपक जी को करीब 40-44 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर अनिल जी की अगर मैं बात करूं तो इनको तो मेथिलीन ब्लू का पायनियर माना जाता है। तो ये लोग कई सालों से, ये जरूरी नहीं है कि कोरोना या ब्लैक फंगस के लिए, बट अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, उनके अंदर ये कई सालों से ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्होंने अब जो इनके ट्रायल्स चल रहे हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, वो कर रहे हैं जो कि करंट अभी जो इन्फेक्शंस जो फैल रहे हैं उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। कई 100 और कई 1000 जो है पेशेंट्स के ऊपर इन्होंने पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो है वो ये मेथिलीन ब्लू को ट्राई किया है और ये बहुत सक्सेसफुली इन्होंने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स इनको मिले। जैसा मैंने बताया, ये लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में, जिनके बारे में मुझे जानकारी मिली है। और इनको बहुत जो लीडिंग मीडिया हाउसेज है जैसे GTV है या BBC इंडिया है, उन्होंने भी इनकी रिसर्च को जो है वो कवर किया है। एक दो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अभी चाइना के अंदर ये एक स्टडी हुई थी 2005 में मेथिलीन ब्लू के ऊपर, और उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में कि करीब 99.999995% जो वायरसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे इसके इस्तेमाल से। और अलग अलग तरह के रिसर्च हैं। तो ये जैसे लिंक आप स्क्रीन पर आप ऊपर टॉप में देख पा रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बट जैसा मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये नई ड्रग नहीं है, ये नया कोई कंपाउंड नहीं आ गया मार्केट में, ये भी बहुत कई सालों से एग्जिस्ट करता है। ये जो कुनीन वगैरह है या हाइड्रोक्लोरोक्विन जो इस्तेमाल होनी शुरू हुई थी अभी रिसेंटली, ये उससे भी पुराना सब्सटेंस है जो कि बहुत पहले मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर आप देखेंगे तो मेथिलीन ब्लू के नाम से इसके अलग अलग जो है वो वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर मटेरिया मेडिका की बात करें, जो कि जिसको कि
होम्योपैथी का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसके अंदर एक चैप्टर है जो कि डेडिकेटेड है मेथिलीन ब्लू के ऊपर, और उसमें भी इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, ये एक नेचुरल कंपाउंड भी है, सब्सटेंस भी है जो कि नेचुरली मिल जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो ऑफ द शेल्फ में मिल जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसा मैंने बताया, बिना एक्सपर्ट की सलाह के हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके पीछे एक और कारण भी है, वो ये कि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी एज ए डाई, जो नीले रंग की ये होती है और एक डाई की तरह भी इस्तेमाल होता है, तो वो हमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज के साथ होता है, क्योंकि वो मशीनों में इस्तेमाल होता है। इसका एक इंजेक्शन के भी फॉर्म में आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है, जो कि ऑलमोस्ट 98-99% प्योर फॉर्म होती है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना एक्सपर्ट की सलाह के इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बारे में मैं बात कर चुका हूं, बट मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये मेथिलीन ब्लू, जितनी मैंने रिसर्च की है और बाकी जो एक्सपर्ट्स के बारे में सुना है, इनफैक्ट मैं एक डॉक्टर से कल बात भी कर रहा था फोन पर, उनसे भी मैंने ये जानकारी ली है, डॉक्टर हितेश है गुजरात से। उन्होंने बताया कि ये प्रूवन है, प्रूवन मतलब ये 100 साल से भी ज्यादा से, जैसा हमने देखा 1800 के आसपास जो है ये पहली बार ये सब्सटेंस जो है ये तैयार किया गया था, तो ये बहुत साल पुराना एक नेचुरल सॉल्ट है जो कि इन्वायरमेंट में मिलता है। हजारों पेशेंट्स के ऊपर इंडिया में एटलीस्ट जो है ये ट्राई हो चुका है, खासकर जो करंट जो इन्फेक्टेड केसेस है। इसके अलावा तो और जो नॉर्मल जो इन्फेक्शंस होते हैं, लंग इन्फेक्शंस होते हैं या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर तो एक्सपर्ट्स कई सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी इफेक्टिव है, इसके लिए पीछे कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी हैं। इनफैक्ट एक डॉक्टर हैं जिनका कि मैं टेस्टिमोनियल कल परसों सुन रहा था एक्चुअली, और उन्होंने बताया कि उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थे वो, और उन्होंने इसको इनहेलर के अंदर इस्तेमाल किया और उनकी प्रॉब्लम जो है 3 से 4 घंटे के अंदर ही उनको जो ब्रीदिंग इश्यूज थे वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए और वो चलने फिरने लग गए। इसी तरह के बहुत सारे आपको टेस्टिमोनियल्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो रीजनेबली सेफ है। अगर आप इसकी इसको एज ए मेडिसिन अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो इसके कोई नॉन साइड इफेक्ट्स नहीं है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में, जैसे कि कॉमन जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो या सब्सटेंसेस होते हैं वो एडवर्स रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ है। बाकी जैसे मैंने बताया कि प्लीज़ कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल में लाएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि एक ऐसी जानकारी जो कि 2 सालों से हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है, खासकर पिछले 1 साल के अंदर जितनी इसकी रिसर्च हुई है, मैं बिलीव करता हूँ कि ये सब लोगों के सामने आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ उतनी लाइमलाइट में नहीं आ रही। हो सकता है ये लाइमलाइट में 6 महीने में आए, हो सकता है ये साल भर में आए, हो सकता है इसको और ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रूवन है, साइंटिफिक है। इसके पीछे जो रियल डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डाइटिशियन लगा हुआ है या कोई न्यूट्रिशनिस्ट लगा हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर रियल डॉक्टर्स हैं जिनको कि कई डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, वो लोग इसको प्रैक्टिकल इसका यूज कर रहे हैं और उनको रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए और अगर उनको उचित लगे तो इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव जो है प्रूव हो सकता है। दोस्तों इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको ये जो जानकारी है इससे कुछ लाभ मिलेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो जो स्क्रीन पर आपको अभी जानकारी मैंने फ्लैश की हुई है, प्लीज़ you can go to https://t.me/wholesome tales और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी आपको लेटेस्ट आर्टिकल और वीडियोस के बारे में जानकारी मिलेगी, wholesometails.com। अगर हमारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग नहीं सेल करते, बट प्रोडक्ट्स जो कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बट हम उनकी रिकमेंडेशन देते हैं क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, हमें वो प्रोडक्ट अच्छे लगे और वो अच्छे क्लीन प्रोडक्ट्स हैं आपकी फैमिली के लिए, तो उसके लिए आप उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट के लिए यू कैन गो टू store.wholesometails.com। इसके अलावा प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल youtube.com/wholesometails फॉर लेटेस्ट वीडियोस और आपकी वेलनेस की लेटेस्ट जानकारी के लिए। प्लीज स्टे हेल्दी, stay happy and keep smiling. Thank you.